नमस्कार मित्रों, ललित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। प्रायः हम यह प्रश्न उठता है कि जिस भाषा के माध्यम से हम परस्पर विचार विनिमय करते हैं उसका जन्म कब हुआ और किस तरह हुआ। तो हिंदी का उद्भव कब हुआ, यूँ कहें हिंदी का जन्म कब हुआ, इस संदर्भ में अब तक कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं हो सकी। भारत में बोलचाल की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत रही है। संस्कृत का काल मोटे तौर पर 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत के भी दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वेदों उपनिषदों की रचना संस्कृत वैदिक संस्कृत में हुई। भाषा विकास की गति कठिनता से सुगमता की ओर रहती है। वैदिक संस्कृत के कठिन होने पर लौकिक संस्कृत का विकास हुआ। रामायण, महाभारत, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, अभिज्ञान शाकुंतल, रघुवंश, कादम्बरी आदि लौकिक संस्कृत की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी, परंतु 3 क्षेत्रीय बोलियों का विकास हो चुका था, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी एवं पूर्वी नाम दिया गया। महर्षि पाणिनि के व्याकरणिक ग्रंथ अष्टाध्यायी के आने के बाद संस्कृत भाषा व्याकरण के नियमों में बंधकर और अधिक क्लिष्ट हो गई। परिणामतः बोलचाल की भाषा और अधिक परिवर्तित हो गई, जिसे पाली नाम दिया गया। इसका समय लगभग 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था, जो पाली काल में एक और स्थानीय बोली दक्षिणी का विकास हो गया। पहली ईस्वी तक आते आते बोलचाल की भाषा और अधिक बदल गई। पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक भाषा को प्राकृत कहा गया। इस कालावधि में कई क्षेत्रीय बोलियां भी विकसित हुई। इन क्षेत्रीय बोलियों में शौरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी प्रमुख थीं। इन प्राकृत बोलियों से जिस अगली भाषा का उद्भव हुआ वह अपभ्रंश थी। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे तौर पर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। स्थानीय प्राकृत बोलियों से ही 6-7 अपभ्रंशीय स्थानीय बोलियों का विकास हुआ, जिन्हें प्राकृतों के नाम से ही जाना गया। ये अपभ्रंश हैं ब्राचड़, केकय, टक, शौरसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। इन्हीं अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी का विकास हुआ और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। इस प्रकार वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ, उद्भव हुआ। ये तो हिंदी के उद्भव की बात हुई। हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से हुआ। उद्भव के बाद अब हम हिंदी के विकास पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का मानना है कि हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगे थे। प्राकृत काल में उनकी संख्या और बढ़ गई थी। अपभ्रंश काल में ये रूप 40% से भी ऊपर हो गए, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस प्रकार हिंदी का विकास 1000 से लेकर आज तक लगभग 1000 वर्षों तक फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस समय को आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल नामों से विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। आदिकाल का समय 1000 से 1500 ईस्वी तक माना गया।
हिंदी भाषा का यह आरंभिक काल था, इसलिए हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक था। चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज दासों के पद्मावत समय से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं। चंद्रबरदाई लिखते हैं, सोबरन थार मोतिन भराई, झलहल करंत दीपक जराई, पुनि देख देख पृथ्वीराज राज, मुखमुद्ध मुद्ध करपट लाज। सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं तथा चारण कवियों की वीर गाथाओं में हिंदी भाषा के प्रारंभिक रूप को देखा जा सकता है। भाषा के मुख्यतः डिंगल और पिंगल भेद किए गए। वीर रस प्रधान भाषा को डिंगल और छंद शास्त्र के नियमों से युक्त भाषा को पिंगल कहा गया। इसके अतिरिक्त इस काल की भाषा में मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, राजस्थानी आदि बोलियों का भी पर्याप्त सम्मिश्रण मिलता है। इस काल के प्रमुख हिंदी साहित्यकार गोरखनाथ, विद्यापति, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई, कबीर, ख्वाजा, बंदा निवास तथा शाह मीराजी आदि हैं। भाषा की दृष्टि से यदि देखें तो अपभ्रंश में 8 स्वर थे। अ, आ, ई, उ, ए और ओ। आदिकालीन हिंदी में ए और औ विकसित हो गए। ए का उच्चारण ए तथा औ का उच्चारण अवो था। दूसरा, अपभ्रंश में ड़ और ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकालीन हिंदी में इनका विकास हुआ। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आदिकालीन हिंदी में नपुंसक लिंग प्रायः समाप्त हो गया। चौथा, अपभ्रंश काफी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कारकीय रूप संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूप की प्रधानता हो गई। सहायक क्रियाओं तथा परसर्गों यानी कि कारक चिन्हों का प्रयोग अधिक होने लगा। धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते चले गए। और मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी तथा तुर्की भाषाओं से भी हिंदी में आए। इस समय भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम प्रधान शब्दावली बढ़ने लगी थी। हिंदी के विकास की पीठिका होने के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1000 से 1500 ईस्वी तक प्रचलित अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। 12वीं सदी के जैनाचार्य हेमचंद्र सूर्य ने सिद्ध हेमचंद्र में शौरसेनी अपभ्रंश के जो उदाहरण दिए हैं उनमें हिंदी का आदि रूप देखा जा सकता है। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिणी महारा कंतु, लज्जे जमतु वयंसी यहु, जय भग्गा घर एंतु। अमीर खुसरो का रचनाकाल 13वीं शताब्दी माना जाता है। उनकी पहेलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे पर दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इस तरह 1000 से 1500 ईस्वी तक की भाषा का अध्ययन, के विकास का अध्ययन आदिकाल के नाम से किया जाता है, जिनका क्रमशः विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है। दूसरा कालखंड है मध्यकाल, जिसका समय 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक स्वीकार किया है भाषा वैज्ञानिकों ने। मध्यकाल में हिंदी भाषा का स्वरूप बहुत कुछ स्थिर एवं स्पष्ट हो चुका था। 1500 ईस्वी के बाद देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ। शासन की बागडोर मुगलों के हाथ में चली गई। फलतः अरबी फारसी का प्रभाव बढ़ने लगा। फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रयोग हुआ। परिणामतः हिंदी में का, खा, गा, जा और फा ये 5 फारसी व्यंजन नए आ गए। पंडित वर्ग में तो संस्कृत का प्रचलन रहा, परंतु जन सामान्य में खड़ी बोली, अवधी और ब्रज की प्रधानता रही। कबीर ने संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर कहकर अपनी साखियों में ब्रज, पंजाबी आदि के साथ साथ अरबी फारसी मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया है। इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी से निकल गए। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया। यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल तक आते आते फारसी के लगभग 3500 शब्द, अरबी के 2500, पश्तो के 50, तुर्की के 125 शब्द हिंदी में आ गए और विदेशी शब्दों की संख्या लगभग 6000 से अधिक हो गई।
इस 300 वर्षों के अंदर धर्म की प्रधानता के कारण राम स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण स्थान की भाषा ब्रज में विशेष साहित्य रचा गया। वैसे दक्षिणी, उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई है। मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, केशवदास, बिहारी, देव, भूषण, कुली, कुतुब शाह, वजही तथा वली आदि इस कालखंड के प्रमुख साहित्यकार हैं। हिंदी भाषा के विकास का तीसरा कालखंड आधुनिक काल 1800 से लेकर अब तक माना जाता है। इस काल में अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण राज्याश्रयों में पल्लवित हो रही ब्रज भाषा प्रायः मृतप्राय सी हो गई और उसका स्थान खड़ी बोली ने ले लिया। गद्य की विविध विधाओं, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, संस्मरण आदि का विकास होने के कारण खड़ी बोली की महत्ता और उपयोगिता बढ़ गई। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के लल्लूलाल और सदल मिश्र ने प्रेम सागर और नास्कितोपाख्यान लेकर खड़ी बोली के स्वरूप को स्थिर किया। इसी समय इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी विशुद्ध खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखकों ने गद्य में तो खड़ी बोली को स्वीकार किया, किंतु काव्य में ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते रहे। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप खड़ी बोली में व्यापक सुधार हुआ और खड़ी बोली गद्य के साथ साथ काव्य की भी भाषा बन गई। छायावादी कवियों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि ने खड़ी बोली बिंबों, प्रतीकों, शब्द शक्तियों आदि से पर्याप्त समृद्ध किया और खड़ी बोली को सशक्त बनाया। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों ने भी भाषा के परिनिष्ठित रूप को और अधिक समृद्ध किया है। लोक साहित्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने के कारण हिंदी प्रदेश की अन्य बोलियों का भी पर्याप्त विकास हुआ और उसमें साहित्य की प्रभुत मात्रा में रचना की गई। स्वतंत्रता के उपरांत खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण फारसी ध्वनियों का प्रायः लोप होने लग गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण बहुशिक्षित लोगों के द्वारा अ की ध्वनि का प्रयोग किया जाने लगा, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफी आदि। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण नए संयुक्त व्यंजन ड्र और ट्र हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से, तुझ में के लिए तेरे में जैसे नए रूपों का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि अब वह विज्ञान, वाणिज्य और विधि की भी भाषा है। इसकी पूर्ति के लिए अनेक नए नए शब्दों का भी निर्माण किया गया है। आज भारत के हिंदी क्षेत्रों में तथा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड इत्यादि देशों में हिंदी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ हिंदी के उद्भव और हिंदी के विकास पर चर्चा की गई। सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।